Make quick revision. First point, fundamental accounting assumptions. Fundamental accounting assumptions बराबर है. तो fundamental accounting assumptions में अपना क्या कंडीशन था? तीन था ना. What are the three fundamental accounting assumptions? Going concern, consistency, accrual. बराबर. ये फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशंस है. अगर ये आपने फॉलो किया, डिस्क्लोजर का जरूरत नहीं है. अगर नहीं किया तो सेपरेट डिस्क्लोजर नीड्स टू बी गिवन इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट. इट इज एन अजम्पशन, सो इट इज अज्यूम्ड दैट यू विल फॉलो. तो इफ यू आर नॉट फॉलोइंग, then you have to say. Then we discuss something called as accounting policies. What are accounting policies? They are the principles and methods for using these principles in the preparation and presentation of the financial statement. लिखा है ना ऐसा? आप एकदम सरप्राइजली मुझे देख रहे हैं. हाँ, correct, no? They are special accounting principles and the methods for applying the principles adopted in the preparation and presentation of the financial statement. उसमें तीन मेजर पॉलिसीज होते हैं जो आपके हर लेवल में काम आ जाते हैं. यही तीन पॉलिसीज है, बस इतना ही ध्यान रखना. कौन से तीन पॉलिसीज हैं? द मेथड्स फॉर वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्रीज, वो एक पॉलिसी डिसीजन है. दूसरा, द मॉडल फॉर सब्सिक्वेंट मेजरमेंट ऑफ पीपीई, दैट इज डेप्रिसिएशन. कौन सा मेथड से करूं, whether I should do revaluation model or cost model, that is a policy decision. Third, बोलो, cash flow statement. Cash flow statement, whether you have to make it by direct method or indirect method. ये तीन ही policies हैं. Got my point? Confusion? हाँ, तो ये तीन policies है. ये जो policies है, इसमें अगर हम किसी भी तरह का चेंज करते हैं तो क्या करना है, दैट इज द नेक्स्ट पॉइंट ऑफ डिस्कशन. बट उसके पहले वी हैव रिटन वन मोर पॉइंट, द बेसिस. ये पॉलिसीज के लिए व्हाट आर द बेसिस? देयर आर थ्री बेसिस वी डिस्कस्ड. प्रूडेंस, सब्सटेंस ओवर फॉर्म, मटीरियलिटी. प्रूडेंस का हमने क्या बोला? डोंट ओवरस्टेट द प्रॉफिट्स एंड गेन्स एंड डोंट अंडरस्टेट द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस. फिर मटीरियलिटी में क्या बोला? द फाइनेंशियल आइटम विच इज मोर देन 1% ऑफ द टर्नओवर शुड बी डिस्क्लोज्ड सेपरेटली. और एक बोला था मैंने, इफ द शेयर होल्डिंग इज मोर देन 5%, दैट ऑल्सो हैज टू बी डिस्क्लोज्ड सेपरेटली. एंड हमने एक क्वालिटेटिव लिखा था. ये तो क्वांटिटेटिव हो गया, नंबर मतलब क्वांटिटेटिव हो गया. एक क्वालिटेटिव भी लिखा था. एनी इंफॉर्मेशन विच विल चेंज द डिसीजन, इकोनॉमिक डिसीजन ऑफ द यूजर, दैट बिकम्स एन इंपॉर्टेंट, you can say one of the important material things. Even though numerically नहीं है, but qualitative है. और मैंने एक एग्जाम्पल भी दिया था आपको. Suspense, okay. Then we had substance over form, वो भी हमने लिखा था. हाँ, और substance over form का क्या बोला था मैंने? The reality, the ground reality and financial. ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है किससे? लीगल फॉर्मेलिटी से. और कौन सा एग्जाम्पल बोला था मैंने? प्रॉपर्टी डेवलपर को सेल जैसे रिकॉग्नाइज करना है. तो तीन कंडीशन है सेल रिकॉग्नाइज करने के लिए. बायर को पैसा मिल जाए, बायर को पोजीशन मिलना चाहिए, सेलर को पैसा मिल जाना चाहिए, एंड रिटर्न एग्रीमेंट होना चाहिए जो रजिस्टर हो जाना चाहिए. बराबर. बट अगर बायर को पोजीशन मिल गया, सेलर को पैसा मिल गया, रिटर्न एग्रीमेंट है, रजिस्टर नहीं हुआ है, फिर भी सेल करके रिकॉग्नाइज करना है. बिकॉज रजिस्ट्रेशन से क्या बढ़ता है? लीगैलिटी बढ़ता है. उसका पोजीशन में कोई प्रॉब्लम और सेलर के रोकड़े में कोई इशू नहीं है.
व्हाट माय पॉइंट? बाद में किधर झगड़ा हुआ तो लीगैलिटी आता है, अगर झगड़ा ही नहीं होने वाला है, नॉर्मली नहीं होता है, नॉर्मली नहीं होता है ना। इसमें से कितना लोग है जिनके घर में बिल्डर के साथ झगड़ा चालू है, अदर देन रीडेवलपमेंट? हाँ, तो बोला हाँ चालू है ना, बोला 3 साल 6 साल हो गया, दैट्स नॉट ए झगड़ा, दैट इज नॉर्मल। अदर देन दैट कितना लोग ने जगह लिया और बिल्डर के साथ झगड़ा कर रहा है? हाउ मेनी मस्ट बी देयर हियर? नोबडी, हार्डली, मे बी 1 person may be there, because nobody reads agreement. जो एग्रीमेंट का साइज ही इतना रहता है, 50-60 पेज का रहता है, पीपल डोंट इवन रीड। वो शायद उसमें 2 लाइन भी डाल देगा कि 10 साल के बाद पोजीशन मेरा वापस, ओके। नहीं, many don't read, they are surprised. Yeah, that will happen sometime. They say the terrace will belong to me. The builder sometime writes the terrace belongs to me when I give possession. Other than terrace is exclusive right of me, I'll put hoardings and all those stuff. And when he starts coming and putting hoarding, people say, अरे ये तो हमारा है, हमारा सोसाइटी का। बोल देख एग्रीमेंट में, अच्छा ऐसा है क्या? ओके, that happened, that has happened, there are cases against that. Anyway, that's a different story. Are we clear on it? Yes, sir. That is substance over form. That are the basis for what? Accounting policy का framing. Accounting policy का framing. फिर हम आते हैं कि भाई अगर हमारा चेंज होने वाला अकाउंटिंग पॉलिसी तो क्या करना चाहिए? तो अकाउंटिंग पॉलिसी अगर चेंज होता है, अभी इसके ऊपर काफी क्वेश्चंस हैं, तो यू हैव टू से इफ देयर इज चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी, पहला चेक करो उसका असर जो है वो करेंट पीरियड में है कि आने वाला पीरियड में। पहला वो क्लैरिटी लाओ। अगर करेंट पीरियड में है तो चेक करो उसमें कोई मटीरियल इंपैक्ट है कि नहीं। व्हाट इज मीनिंग ऑफ मटीरियल इंपैक्ट है कि नहीं? उससे आपका एक गुच्छा मारेगा। क्वालिटेटिव नहीं पूछा मैं, अरे मैंने एग्जाम्पल भी दिया था। आपने स्टॉक वैल्यूएशन का मेथड चेंज कर दिया, मालूम पड़ा फीफो से चेंज करके वेटेड एवरेज में चला गया। तो पहला आपका स्टॉक ₹1,00,000 का था, अभी आपका स्टॉक वेटेड एवरेज में गया तो 1,25,000 हो जाएगा। और आपने बोला मुझे फीफो नहीं करना है, वेटेड एवरेज करना है, और आपने मेथड ऑफ वैल्यूएशन चेंज कर दिया। डज इट कम अंडर चेंज ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी? यस। वो 1 2 3 में से एक है। कौन 1 2 3 नहीं पूछने का, वो था ना। हाँ, अपन 1 2 3 बोलेंगे। नहीं मालूम है तो बाजू वाले को बोलना है कौन सा 1 2 3 बोल रहे हो। हाँ, उसको भी नहीं मालूम है तो उसको एक पहला गुच्छा मारना, बोला यू डोंट क्वालिफाई टू सिट हियर, नाइदर डू आई। Obvious, no? So very obvious. Then you have to reshuffle and find better people around. So 1 2 3 में से यह है क्या? है ना, 1 में है ना वो। हाँ, तो obviously it is change in accounting policy. और मैंने चेंज ये साल किया, मटेरियल इंपैक्ट है। यस। व्हाट इज द मटेरियल इंपैक्ट? 1,00,000 का स्टॉक अभी 125 में प्रेजेंट होगा, तो क्या मटेरियल इंपैक्ट है? उससे profit will increase by 25,000 and asset will increase by 25,000. अरे लल्लू, क्लोजिंग स्टॉक, current asset, you have done final accounts. Then why do we do chapters in certain order? We do chapter in certain order because you have to know the impact of it. And as you progress further, we will be connecting chapters back. Yes. So you're right there. The company has decided to change the the method of valuation of stock from FIFO to weighted average. बराबर है? This is a case of change in accounting policy. And if there is change in accounting policy,
the company needs to find whether there is change in the current year or the next year. And if there is change in the current year, it needs to find the material impact and disclose. If it is not possible to find the material impact, हो सकता है ना मटीरियल इंपैक्ट नहीं हो रहा है मेरे से, तो क्या करने का? डिस्क्लोज. यू हैव टू से दिस ईयर वी हैव चेंज अकाउंटिंग पॉलिसी, बट मुझसे मटीरियल इंपैक्ट मेजर नहीं हो रहा है. हाँ, लेकिन आने वाला साल में होने वाला है, तो यू से हमने पॉलिसी चेंज किया बट उसका असर नेक्स्ट ईयर होने वाला है. अगर मटीरियल इंपैक्ट मालूम है लिख दो, नहीं मालूम है तो उधर जबरदस्ती नहीं है, नेक्स्ट ईयर के लिए जबरदस्ती नहीं है. जबरदस्ती कौन सा साल के लिए? करंट ईयर के लिए. गॉट माय पॉइंट? सो आपको ये फ्रेम करना पड़ेगा सेंटेंसेस. क्या लिखा आपने? पढ़ लो जरा, एक मिनट. मटीरियल इफेक्ट इन द करंट पीरियड. चेक, इज द अमाउंट ascertainable? If yes, amount/impact due to new policy should be disclosed. If not ascertainable, the above fact that the entity is unable to ascertain the amount should be disclosed in the notes. You are making it very obvious. क्या obvious कर रहे हैं? मेरे से material impact measure नहीं हो रहा है. अच्छा, दूसरा क्या है? मटीरियल इफेक्ट नॉट इन द करेंट पीरियड बट ascertainable इन द नेक्स्ट पीरियड. तो क्या कर देने का? facts that such change is going to happen in the later period is to be disclosed in the current period. Amount/impact determination not mandatory. आने वाला पीरियड में तो मैंडेटरी नहीं है. क्लियर है वेरदा? हेलो, कंफ्यूजन? हाँ, अगर चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी है, इफ इट इज अ केस ऑफ चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी, देन द चेंज हैज टू हैपन रिट्रोस्पेक्टिवली. कहां से चेंज होगा? दैट इज स्टेटेड बाय हुम? AS5. बट सिंस ये आ रहा है तो हम यहां पर भी डिस्क्लोज कर देते हैं. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिट्रोस्पेक्टिवली? जब से आप पैदा हुआ, मतलब कंपनी जब से फॉर्म हुआ, आप बोलेगा नहीं नहीं मैं तो अभी आर्टिकलशिप में आया, मैं तो अभी 15-20 साल पहले ही पैदा हुआ है, बट कंपनी 50 साल से है, तो 50 साल पीछे जाके रेट्रोस्पेक्टिव करने का. हेलो, आप बोले नहीं है डेटा, तो आपको लिखना पड़ेगा मेरे पास 50 साल का डेटा नहीं है, मेरे पास 10 साल का है, तो 10 साल से करना है. हेलो, इनकम टैक्स में पढ़ा रहेगा ना, यू हैव टू प्रिजर्व द बुक्स ऑफ अकाउंट्स फॉर एटलीस्ट. वाओ, डिबेट. Some saying 5, some saying 7, some saying 6, and some are surprised when was this discussed. हाँ, तो नहीं हुआ तो ना बोलो ना, फिर डिबेट क्यों कर रहे हैं? नहीं हुआ तो ना बोलो. इट इज नो प्रॉब्लम, नॉट डिस्कस इन वायर फिडलिंग. हाँ, लॉ में पढ़ा है ना, मतलब हाँ, काम तो पढ़ा है. हाँ, चलो नो प्रॉब्लम. लॉ में पढ़ा है तो असेसमेंट ईयर जो है लेटेस्ट, वहां से 8 इयर्स का बुक्स आपके पास रखना मैंडेटरी है, था ना? हाँ, कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम. हाँ, तो 8 ईयर तक आपको कभी भी 8 इयर्स का प्रीवियस फाइनेंशियल असेसमेंट ईयर देखोगे, वहां पे कोई भी क्वेश्चन आ सकता है. किससे क्वेश्चन आ सकता है? इनकम टैक्स अथॉरिटी. मैं इनकम टैक्स पर्सपेक्टिव से बात कर रहा हूं, इनकम टैक्स पर्सपेक्टिव से बात कर रहा हूं. तो इनकम टैक्स आपका बुक्स कभी भी मंगा सकता है लास्ट 8 साल का. नहीं तो टाटा स्टील बोलेगा मैं तो 200 साल से. तो इनकम टैक्स अथॉरिटीज कैन नॉट से 150 साल पुराना किताब लेके आ, उतना थोड़ी जगह रखेगा वो तो 8 साल का ही रखेगा. सुन रहे हैं आप? दैट्स अ मीनिंग ऑफ इट. सो रिट्रोस्पेक्टिवली. अच्छा, इफ इट इज अ केस ऑफ चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट, देन इट इज प्रोस्पेक्टिवली. अकाउंटिंग एस्टिमेट में चेंज है तो प्रोस्पेक्टिव हो जाएगा. क्लियर है? किसी को डाउट? हेलो,
तो गिव मी वन एग्जाम्पल ऑफ पॉलिसी एंड वन एग्जाम्पल ऑफ एस्टिमेट. यू विल गिव बिकॉज यू डिडंट हैव डाउट. पॉलिसी तो 1 2 3 हो गया, वो स्टोरी नहीं सुनाने का. एस्टिमेट का जवाब दे दो. डेप्रिसिएशन का क्या मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन हमने चेंज किया. इट इज अ केस ऑफ चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट. क्यों? क्यों पूछा तो हाँ 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 हाँ. जो आता है वो आवाज एकदम क्रिस्टल रहता है, जो थोड़ा सा ऐसा 50 60 40 है. नहीं, मैं रुका है. आई एम नॉट लिविंग यू. हाँ, वाव, न्यू डिस्कवरी. मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन इज डिसाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ लाइफ. एक ऐसा बेंच लेके मारेगा बे. इट डिपेंड्स ऑन द पैटर्न ऑफ इकोनॉमिक बेनिफिट्स. इकोनॉमिक बेनिफिट्स का क्या पैटर्न है? तो मुझे लगा इकोनॉमिक पैटर्न यूनिफॉर्म है, तो मैंने एसएलएम किया. 4 साल के बाद लग रहा है नहीं, मेरे को जो लगा यूनिफॉर्म होगा, यूनिफॉर्म नहीं है, डिमिनिशिंग है, तो मैं एसएलएम से. तो व्हाट इज देयर? देयर इज नॉट चेंज इन पॉलिसी. मेरा एस्टिमेट में चेंज हो गया. एग्जाम में ना ये प्रॉब्लम होगा आपको. आपको लगेगा पॉलिसी चेंज है, आप रिट्रोस्पेक्टिव आंसर कर पाओगे, जबकि वो रिट्रोस्पेक्टिव है ही नहीं, एस्टिमेट है वो. इसलिए मैंने बोला जान चले जाए 3 ही चीज पॉलिसी में है. कौन सा? इन्वेंट्री वेटेड एंड फीफो, subsequent measurement of PPE, that is cost model, revaluation model, cash flow, direct method in that was 1 2 3. वो लोग कितना भी आपको इमोशनली ब्लैकमेल करे, क्या बोलने का? एस्टिमेट है वो. भले आपको ऐसा लगता रहेगा नहीं नहीं ये पॉलिसी है, फिर भी लिख के आने का क्या? हाँ, बाद में आके घर पे सोचने का ऐसा कैसा झालं, वो आप नहीं सोचेगा फिर भी. somebody is very curious and thinks, they may keep thinking, that's okay, marks will come whether your answer comes or not. Got the point? But very very clear of these things. It's very easy to switch over. Clear on it? Chalo, fine. The next important part is all the significant accounting policies, जो भी significant accounting policies है, all that should be disclosed and it should be disclosed at one place. सारे significant accounting policies का disclosure भी होना चाहिए और एक ही जगह होना चाहिए. ऐसा नहीं कि एक सिग्निफिकेंट पॉलिसी पॉइंट नंबर 1 में लिखा है, एक पॉइंट नंबर 13 में लिखा है, और एक 20 में लिखा है, और एक 35 में लिखा है. तो क्या हो जाता है उससे? वो लोग कनेक्ट नहीं कर पाएंगे, डाइल्यूशन हो गया. नहीं समझा? समझो ना. यू गो होम एंड से ये सब्जेक्ट में ना मुझे बस 35 मिला. तो पापा से नॉनसेंस, 35 50, कम से कम 50 तो कुछ डिसेंसी है क्या? नहीं. तो ऐसा 35 लाया, तो इज एंग्री. तो आप बाकी का डिस्क्लोज ही नहीं करता है. ही सेज और कुछ नहीं. बिफोर ही आस्क्स कि और पेपर मिला कि नहीं, आप गायब हो गया. एंड ही ऑल्सो फॉरगेट्स. देन मे बी आफ्टर अ वीक और 2 यू आर ट्रैवलिंग समवेयर और ही इज गोइंग टू ऑफिस हरी हरी. एकदम यू से पेपर 2 में भी ना ऐसा मिला 28. वो अपने ऑफिस का है, आप बिजनेस का सोच रहे हैं, ऐसा करना है वैसा करना है. इसे क्या बोला? कुछ नहीं.
नहीं, आई हर्ड समथिंग, नथिंग. Correct, no? Like that you disclose at 2 months in a 2-month period of time, जब तक कि दूसरा एग्जाम भी हो गया, उसका रिजल्ट आने वाला है. बराबर ना? Then casual discussion में he asks, कैसा, how's your paper exams going on? Yeah, next exam is also over. Next is over. When was the first? You say, yeah, it was there. I told you the marks. You know that. So when? अरे, I told you on. Then you have evidence. मम्मी बोला था ना. और क्या बोल रहे हैं, ब्रदर सिस्टर जो भी है, somebody is there. इसे अरे बोला था, कुछ नहीं तो डॉगी, इसके सामने शपथ, खत्म हो गया बात. तो आपने क्या कर दिया, वो जो भी रिलेवेंट सिग्निफिकेंस है सबको आपने डाइल्यूट कर दिया, एंड ऐसा स्प्रेड करके बताया उसका कोई रिलेवेंस ही नहीं बचा. अभी वो पेपर भी हो गया, सेकेंड राउंड भी हो गया, जो कुछ परिवर्तन होने वाला था खत्म हो गया सब. आपको जो जो परक्विजिट्स मिलने वाला था सब मिलके खत्म भी हो गया, है ना. बाद में जो एंजॉयमेंट, ऑल बेनिफिट्स, ऑल यू एंजॉयड, नेक्स्ट एग्जाम भी आ गया. सो नो कोर्स करेक्शन, नो कटिंग ऑफ बेनिफिट्स, नथिंग हैपेंड. सो यू डाइल्यूटेड द एंटायर प्रोसेस. सो बोलते नहीं नहीं, ऑल सिग्निफिकेंट थिंग्स एट वन प्लेस, ऑल डिस्क्लोज्ड एंड एट वन प्लेस. काफी स्ट्रेस है, नहीं तो एमसीक्यू में पीपल मिस आउट दिस वर्ड, इसलिए वह वर्ड पढ़ लो. क्या लिखा है, ऑल significant accounting policies in preparation and presentation of financial statement should be disclosed, comma, should form part of the financial statement and should be mandatorily disclosed at one place. आपने spread कर दिया, the auditor can qualify the statement. Auditor can object to it. He may say this is not right. Are you clear? समझ में आ रहा है कि आपको? That is why many companies, they not companies, at least small businesses, even they write, they make it very clear. AS1 impact, AS2 impact, AS3 impact, AS4 impact, ऐसा करके पूरा till 29 they write. अब उसमें मालूम पड़ा वो लोग फॉरेन करेंसी करते ही नहीं. AS11 they mention AS11 and they say we don't need to follow AS11 because we don't have any foreign currency transactions. Hello? That's a disclosure. Clear है? Yes, sir. समझ में आ रहा है? Suppose कंपनी ने नोट डाला, company puts a note, the company has decided to follow the method of stock valuation from FIFO to LIFO. नोट डाल दिया, डिस्क्लोजर भी कर दिया और बोला इससे हमारा स्टॉक वैल्यू 20,000 कम हो जाएगा, हमारा प्रॉफिट 20,000 कम हो जाएगा, एसेट 20,000 कम हो जाए, ऐसा पूरा डिस्क्लोजर किया है. AS1 का वायलेशन हुआ है कि AS1 का वायलेशन नहीं हुआ है? नहीं, वायलेशन हुआ है कि नहीं हुआ है? नहीं हुआ है. हुआ है. नहीं, AS1 में वायलेशन हुआ है कि नहीं हुआ है? नहीं हुआ है. How many say नहीं हुआ है? And how many say हुआ है? मेजॉरिटी लोग को कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है. ऐसा अपने को मेरे ख्याल से ऐसा वो पीपल आर सो वेरी आइसोलेटेड, ऐसा बोलते ना वो बाजू के घर पे चोरी हो गया तो क्या मेरा थोड़ी हुआ है. अरे वो बोलेगा अरे आओ पुलिस, कैसा मैं क्यों, मेरे घर पे जब तक नहीं होएगा तब तक मैं रिएक्ट नहीं करेगा. ऐसा हो गया ना यार, आप एकदम ऐसा स्टैंड स्टिल कूल, इसको कूल नहीं बोलते हैं. चलो एनीवे, नो प्रॉब्लम. इज देयर अ वायलेशन? यस, देयर इज अ वायलेशन. डिस्क्लोजर शुड नॉट बी मेंट एज कि डिस्क्लोजर कर रहे हैं does not mean the wrong things can be made right. It's not that कि क्या बोल रहे, to a simplest extent that
you are traveling by car and you hit somebody, and then you go to the police station and say, I have hit somebody, he is no more, I have disclosed, so I am free. No, disclosure doesn't make you free from the punishment of a wrong thing done. आप फीफो के जगह पे लीफो कर रहे, लीफो is not allowed at all. So when LIFO is not allowed, but you are saying I have disclosed. Disclosure does not make wrong things correct. इसलिए एग्जाम में भी नोट लिखना पड़ता है, बट नोट डजंट मीन आप गलत चीज करते बोलता नोट लिखा है मैंने. नॉट अलाउड. बहुत बच्चे लोग बोलते हैं सर नोट लिखा है ना. अरे तो क्या हो गया? You pick salary and write in trading account. But may you write a note. I have assumed salary has been paid in the factory. Why do you assume? That's not conventional. So very very clear. इसे specific mention है. क्या लिखा है? Mere disclosure cannot justify an incorrect accounting treatment. Example, LIFO for valuation of stock of inventories. Clear on it? Confusion? Note down कर ले. चलो, fine. Then we'll do the questions. Heading दे दो आप. ये लिख दिया आपने? Very good. चलो. अगला दे दो heading. Changes which will come in AS5. Changes ये आप AS5 में भी पढ़ोगे. This is your next part. Changes bracket AS5 दो पार्ट कर दो. First part, changes in accounting policy, and second part, changes in accounting estimate. Changes in accounting policy. Second part, changes in accounting estimate. First part में arrow mark down. Changes have to be done with retrospective effect. Changes have to be done with retrospective effect. Have to be done with retrospective effect. Next part. Changes have to be done with prospective effect. अगर नहीं मालूम है तो पेंसिल से लिख देना. रिट्रोस्पेक्टिव मतलब क्या? रिट्रोस्पेक्टिव मतलब फ्रॉम द अर्लीएस्ट पॉसिबल फाइनेंशियल ईयर. अर्लीएस्ट पॉसिबल फाइनेंशियल ईयर. ध्यान रखना. एंड प्रोस्पेक्टिव मतलब क्या? जब चेंज किया तब से करना है. जब चेंज किया तभी से करना है. क्लियर? ऐसा आया था ना तुम्हारा फाउंडेशन में डिप्रिसिएशन का क्वेश्चन में. चेंज ऑफ मेथड था. बहुत जन के मेमोरी में डिलीट हो गया. चेंज ऑफ मेथड था ना डिप्रिसिएशन. हाँ, और बोला तुम स्टार्टिंग से करो. रॉन्गली फ्रेम क्वेश्चन था. तो कुछ नहीं मिला मेरे ख्याल से. सम पीपल डिड रेट्रोस्पेक्टिव, सम डिड प्रोस्पेक्टिव. आई डोंट नो हु डिड व्हाट. नॉट इन जैन, आई एम टॉकिंग ऑफ द एग्जाम बिफोर दैट. बराबर ना? उसके पहले का एग्जाम का बात कर रहा हूं. हाँ, गॉट द पॉइंट? हाँ, चलो फाइन. डन हो गया. नेक्स्ट, एडिशनल पॉइंट्स. एडिशनल पॉइंट्स. पॉइंट नंबर 1. Additional points, point number 1.
Write down. All significant accounting policies adopted in the preparation and presentation of financial statements should be disclosed comma should form part of the financial statements and should be mandatorily disclosed at one place in the notes to accounts. Full stop. Second point, mere disclosure cannot justify an incorrect accounting treatment. Full stop. Example, LIFO for valuation of stock inventories. क्लियर है इधर तक? बोलो नो. चलो देखते हैं किस तरह से आप अप्लाई करते हैं. लेट्स सी. चलो लेट्स स्टार्ट. विद इजी वन. इजी से शुरू करते हैं, थोड़ा आपको हैप्पीनेस मिलेगा. रेडी? दैट इज पेज नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 5. पेज 19, क्वेश्चन नंबर 5. रेडी? क्या बोला देखो. स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स. ऑल्सो गिव रीजन फॉर योर आंसर्स. चलो वन बाय वन रीड कर लो और आंसर करो. हाँ, बोर्ड से रीड करना है, आंसर करना है. आंसर देखना नहीं है टेक्स्ट बुक में. एनी वन ऑफ यू? हो गया तो बोलो. मैं रुका है. Certain fundamental accounting assumptions underline the preparation and presentation of financial statement. They are usually specifically stated because their acceptance and use are not assumed. Any one of you? चलो इधर गायकवाड़ से शुरू करते हैं. जैसा परीक्षा में लिखने वाला ना वैसा बोलने का. हाँ,
they're usually assumed to be followed and need not be specifically stated. बराबर है? हाँ ना, कुछ तो बोलो. Next, second, the fundamental accounting assumptions are not followed in presentation and preparation of financial statements. A specific disclosure is not required. One chorus line. Are you saying I'll tell? If he is saying false, because if they are not followed, a specific disclosure is required because it is assumed to be done. Not doing requires disclosure. Third, all significant accounting policies adopted in presentation and preparation of financial statement should form a part of the financial statement. One of you. रीजन के साथ चाहिए, सिर्फ ट्रू और फॉल्स नहीं खेलने का है. आपको लेट हो रहा है, जाना है ना आपको, जायचं आहे ना तुम्हाला. हाँ हाँ, either he is saying I'll tell. Should form a part of the financial statement and should be disclosed at one place. Add on कर दो ना. हेलो, कुछ एक्स्ट्रा बोल दो एक वर्ड. Any change in accounting policy which has a material effect should be disclosed, where the amount by which an item in financial statement is affected by such change is not ascertainable wholly or in part, the fact need not be indicated. पूरा एक साथ है वो, तो आप इतना तो पढ़ के लिख के आएगा. वो नीचे वाला 2 लाइन भी है. थैंक यू. आई एम वेटिंग. आई होप यू नो. हाँ, everybody gets only one turn. So if you want to go early, you have to participate. At least people who are serious of going home. Serious of going home early. It's okay, I will wait. हाँ चलो, ये बोलता है मैं बोलेगा. Is it right? ये बोलता है false है. Any change in an accounting policy which has a material effect should be disclosed, and if the amount of any item in the financial statement affected by such change is not ascertainable wholly or partly, this fact needs to be stated in the notes to accounts. Hello? Very good. Question 1 में आ जाते हैं. Problem 1. हाँ, बोर्ड में दिखेगा. That's why I increase the screen size so that you are able to participate. And those who have not got a turn will answer. Keep answering. In the books of Messer Prashant Limited, closing inventory on 31st March 2015 amounts to 1,63,000 on the basis of FIFO method. So FIFO के हिसाब से कितना स्टॉक है उनका? 31st March 15 में. The company decides to change from FIFO to weighted average for ascertaining the cost of inventory from the year 14-15. 14-15 मतलब वही साल का बात कर रहे हैं ना? वो साल का बात कर रहे हैं कि पिछला का बात कर रहे हैं कि अगला का बात कर रहे हैं? बिकॉज 31st March 15 ना, तो कौन सा अकाउंटिंग ईयर हो गया? ऐसा डराएगा, डरने का नहीं.
31 मार्च 15 दिखा, नीचे 14 15 देखा तो चेक करने का, सेम ईयर और नेक्स्ट ईयर और प्रीवियस ईयर। अलर्ट रहने का। परीक्षा का हॉल में ये सब करना पड़ता है, इधर तो चलो आप एक आध मिस कर लिया तो फर्क नहीं पड़ता है। ऑन द बेसिस ऑफ वेटेड एवरेज द क्लोजिंग इन्वेंट्री ऑन 31 मार्च 15 अमाउंट्स टू 147। 163 का बोलता 147 हो जाएगा। The realizable value of the inventory on 31st March 14 will be 195. Discuss the disclosure requirement of change in accounting policy as per AS1. पहला प्रोविजन लिखने का, फिर एप्लीकेशन करने का। ये ट्रू और फॉल्स नहीं है, पहला प्रोविजन नंतर एप्लीकेशन। टाइम स्टार्ट्स नाउ, आई एम वेटिंग। ओपन बुक, यू कैन सी द टेक्स्ट नोटबुक, नॉट टेक्स्ट बुक। नोटबुक देख सकते हैं फॉर द प्रोविजंस। एक मिनट के बाद मैं बोलेगा 1 मिनट हो गया। पहला प्रोविजन लिखने का, एप्लीकेशन करने का, कंक्लूजन करने का, 3 पैराग्राफ में करना है। 1 minute is over. Second minute started. Same people need not raise hand. There is no point in raising hand. We will wait. We have lot of time. Because you are not interested in answering. You are more image conscious. What will happen to my image? My brand value. हाँ चलो, कृष्णा is saying. हाँ सुनिए प्लीज। वो भी लिखने का भाई। इफ देयर इज if the material impact is not ascertainable, and then the fact that it should be disclosed in the note that they are unable to ascertain the material impact in the current year. उतना करंट ईयर का दोनों लिखने का केस। एनीवे, गुड एफर्ट। एप्लीकेशन करेंगे। हाँ मैं ही बोलूं, चॉइस है। आपको नहीं बोलना है तो नहीं बोल सकते हैं, चलेगा। आपने एक पैराग्राफ बोला, वी आर वेरी थैंकफुल टू यू। हाँ वो बोलता मैं नहीं बोलेगा, चलो बोलिए। नया कैंडिडेट। वेटिंग टाइम बढ़ जाएगा। अपने को इतना शौक है ना वेटिंग लिस्ट बढ़ाने का। अरे प्रोविजन बोल दिया ना उसने। राहुल, हाँ घर पे नहीं जाने का ना। हाँ चलो, शी सेइंग आई विल टेल एप्लीकेशन। हाँ सुनिए प्लीज। And the company has decided
बस, ये एप्लीकेशन नहीं हुआ है, सिर्फ डेटा लिखा है। नहीं, एप्लीकेशन बोला मैंने, एप्लीकेशन। हाँ, नहीं, और एक लाइन मिसिंग इसके बाद, हु कैन टेक ऑफ, गुड एफर्ट बाय हर। हाँ, नहीं, उससे पहले एक लाइन मिसिंग, therefore the stock will be valued at 1,47,000 since NRV is more than the cost. नहीं तो फिर ये 195 देने का जरूरत क्या था? आपको बोलना पड़ेगा ना, therefore the stock will be valued at 1,47,000 which is the cost as per weighted average, as NRV is more than the cost. अगर NRV less than the cost रहता तो क्या करना पड़ता था? NRV पे करना पड़ता था ना यार। तो लिखो therefore the stock will be valued at 1,47,000। उसके बाद आप वो लाइन बोलोगे, ड्यू टू दिस the profit will reduce by 16,000। कैसा 16 आया मालूम पड़ा क्या? 163 minus 147, and the value of stock will reduce by 16,000। प्रॉफिट भी कम हो गया, स्टॉक का वैल्यू भी कम हो गया। हेलो, परफेक्ट। चलो नेक्स्ट। हाँ बोलिए। AS2 का रेफरेंस देने का जरूरत नहीं है, इधर हम डिस्क्लोजर का ही बात कर रहे हैं। बोलो क्या पूछ रहे हैं? डिस्कस द डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट ऑफ चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी एज पर AS1। टू का क्या रोल प्ले है? हाँ, नहीं जरूरत नहीं है, वो अंडरस्टूड है। प्रूडेंस आ गया ना। AS1 का अकाउंटिंग पॉलिसी फ्रेमिंग में प्रूडेंस इज अ पार्ट ऑफ इट, so doesn't require the effort of AS2। Got it? इधर डिस्क्लोजर का बात कर रहे हैं हम। लिख दोगे नथिंग रॉन्ग, बट नॉट नेसेसरी। आपने लिखा तो कुछ ऐसा जीरो नहीं देंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में चला गया। 1 क्लियर है क्या? हेलो, हाँ नेक्स्ट। ABC Limited is making a provision for non-moving inventories based on the issues for the last 12 months up to 31st March 2016. What is the meaning provision for non-moving inventories? हाँ, आउटडेटेड बोल रही है। नॉन मूविंग मतलब क्या? उसका सेल नहीं हो रहा है, यूटिलाइजेशन नहीं हो रहा है। क्यों यूटिलाइजेशन नहीं हो रहा है? क्यों यूटिलाइजेशन नहीं हो रहा है? डिमांड नहीं है, टेक्नोलॉजी चेंज हो गया, या हम जो प्राइस बोल रहे हैं वो प्राइस में नहीं बिक रहा है। क्या हो गया? बहुत लोग ऐसा बिल्डिंग में जो सोसाइटी में रहते हैं उन लोगों को बहुत मस्ती रहता है, ऐसे उनको पता लगा ना मेरा घर कितने में बिकेगा। थोड़ा एक एक साल में बोलेंगे बाजू वाले, मेरे घर बेचने का मांगता है क्या? बोला बोलो कितना प्राइस? बोला तुम बोलो ना। वो बोला 2 करोड़। नहीं, मैं सोच रहा कम से कम 3 करोड़ तो चाहिए। बोले मार्केट में मेरे को चाहिए। सो ऑब्वियसली यू आर टॉकिंग नॉनसेंस। गेटिंग माय पॉइंट? तो ये नॉन मूविंग है तो क्या करना पड़ रहा है? हमारा पैसा स्टक है तो हमको क्या करना पड़ रहा है? प्रोविजन फॉर लॉस। हमको लगता है माल बिकेगा कि नहीं। ये 2 लाख का माल पड़ा हुआ है, 2 लाख का माल पड़ा हुआ है। स्टॉक क्लियरेंस करूंगा तो मे भी 1 लाख करेगा तो स्टॉक क्लियरेंस में जाएगा, तो मैं प्रोविजन कर रहा हूं। हेलो, क्या बेसिस पे प्रोविजन कर रहा हूं? ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट? इश्यूज फॉर द लास्ट 12 मंथ्स। मतलब 12 महीने का इशू देख रहा हूं, इशू ऑफ स्टॉक।
और जो जो नई इशू हुआ है उसको मैं क्लासिफाई कर रहा हूं नॉन मूविंग में. एंड आई एम एक्सप्लेनिंग यू मीनिंग ऑफ लाइन नंबर 1. I am not explaining AS1. I am explaining the case in case you are not able to follow the words. क्या बोला है? The company wants to provide during the year ending 31st March 17 based on what? पहला कैसे करता था? 12 मंथ का इशू पे. अभी कैसा करने वाला है? टेक्निकल इवैल्यूएशन. मतलब कोई एक्सपर्ट आएगा और बोलेगा ये बकवास है. सुन रहे हैं? हम दोनों का डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो सकता है कि नहीं हो सकता है? तो हमने बोला हम टेक्निकल इवैल्यूएशन से करेगा. और क्या बोला है? टोटल वैल्यू ऑफ द स्टॉक इज 100 lakhs. प्रोविजन रिक्वायर्ड ऑन द बेसिस ऑफ 12 महीना इशू इज 3.5 lakhs. एंड प्रोविजन बेस्ड ऑन द टेक्निकल इवैल्यूएशन इज 2.5 lakh. Does this amount to change in accounting policy? Can the company change the method of provision? पहला पूछ रहा है, इज इट अ केस ऑफ चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी? यस नो वो आंसर करना है. और बोल रहा है कैन द कंपनी चेंज द मेथड ऑफ प्रोविजन? टाइम स्टार्ट्स नाउ. ओपन बुक. यू कैन रीड प्लेंटी ऑफ टाइम्स यू वांट. 4-5 क्वेश्चन ही है. फिर बोलो मत मेरे कारण लेट हो गया. 4-5 क्वेश्चन ही है तो फटाफट आप आंसर करेंगे तो हो जाएगा. तो पार्टिसिपेटिव रहो. मैं तो बोल रहा आंसर करो, रॉन्ग भी चलेगा. अभी इतना फ्रीडम दे दिया, इससे ज्यादा नहीं होगा. अब एक ही बाकी है तो बुक से रीड कर दे. नोट टेक्स्ट बुक से सीधा आंसर ही रीड कर खत्म हो गया. 1 minute स्टार्ट्स. One minute done. I am waiting. ओपन बुक बोल दिया. अब इससे ज्यादा क्या करेगा भाई? तुम लोग को पार्टिसिपेट ही नहीं कर रहे हैं. आप जिसको टर्न मिल गया वापस मांगो मत. हाँ चलो. शी इज सेइंग सर आई विल टेल. She is saying, sir, this is not a case of change in accounting policy. It's a case of change in accounting estimate. How many agree with her? And how many say she is wrong? Anyway, answer is right. थोड़ा justification देना पड़ेगा ना. ओके. और थोड़ा रीजन देना पड़ेगा. आंसर तो सही है आपका फर्स्ट पार्ट का. या लिसन, हम क्या बोल सकते हैं? कंपनी इज कंटिन्यूइंग टू मेक द प्रोविजन. ओनली व्हाट इज इट डूइंग? इट इज चेंजिंग द वे द एस्टिमेट इज डन. इट इज चेंजिंग द वे द एस्टिमेट करने का तरीका बदल रहा है. पॉलिसी चेंज नहीं कर रहा है. मतलब क्या? पहला कैसा एस्टिमेट करता था? 12 महीने का ट्रैक रिकॉर्ड पे है. अभी कैसा करने वाला है? टेक्निकल. मतलब हर एक स्टॉक निकालेगा, उसका मे बी कॉम्पोजिशन देखेगा, कंटेंट देखेगा, मार्केट इवैल्यूएशन करेगा, शायद थोड़ा डेप्थ में करेगा, बट कंटिन्यू तो कर ही रहे हैं हम.
हेलो, इंपॉर्टेंट. So this is not a case of change in accounting policy. ये बहुत जन इजीली फिसल जाएगा. मैंने क्या बोला है? सिर्फ 1 2 3. तुमको रॉन्ग भी लगता रहेगा तो लिख के आ जाना, फिर भी राइट हो जाएगा वो. और तुमको राइट भी लगता रहेगा तो लिख के मत आना, वो रॉन्ग हो जाएगा. इसलिए 1 2 3 में स्टिक करो. Got the point? अच्छा, क्या बोल रहा है? कैन द कंपनी चेंज द मेथड ऑफ मेकिंग प्रोविजन? यस, इट फील्स नाउ दिस इज अ बेटर वे ऑफ मेकिंग एस्टिमेट्स. पहला हमारा एस्टिमेट का करने का तरीका जो है वो सही नहीं था. हेलो, हाँ, क्या बोलते हैं? पैर आप किधर फिसल गया, आप फिसल गया, आपका पैर दुख रहा है, सूज गया, पैर चलने को नहीं हो रहा है, तो डॉक्टर बोले एक काम करो, एक्सरे निकालो. तो एक्सरे निकालो मतलब क्या कर रहे हो? एक कोशिश कर रहे हैं कि टू फाइंड आउट इफ देयर इज एनी फ्रैक्चर. एस्टिमेट है वो. मालूम पड़ा, वो एक्सरे निकाला, एक्सरे में सही आया, दवाई दिया, फिर भी वो सूजन नहीं जा रहा है, तो क्या करते हो? बोलते एमआरआई करो. हेलो, तो क्या कर रहे हो? उसका वे ऑफ एस्टिमेशन को चेंज कर रहे हैं. बिकॉज उसको लगता है ये जो एक्सरे करेगा तो मे बी सिर्फ वो बोन्स पे ट्रैक हो रहा है, बोन का ही मालूम पड़ रहा है. एमआरआई मतलब मालूम पड़ा टिश्यू में चला गया, जो भी, अपने को लैंग्वेज नहीं मालूम है, टिश्यू में चेक किया या मसल में चेक किया और गहराई में चेक किया, तो मालूम पड़ा अरे भाई उधर एक लिगमेंट है, जो शायद किसने कैप्चर नहीं किया? एक्सरे ने. तो उसने अपना एस्टिमेट को क्या कर दिया? चेंज. दैट इज नॉट पॉलिसी. तरीका ऑफ मेजरमेंट इज चेंजिंग. आर वी कम्युनिकेटिंग? कैन दे डू इट? यस, व्हाई नॉट? समझ में आया? चलो एक बार रीड कर लो. तो आंसर तो सही है, एक बार हम रीड कर लेते, थोड़ा लैंग्वेज सुधरेगा. क्या लिखा देखो. एज पर AS1, एनी चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी which has a material effect on the financial statement of the current year should be disclosed along with the amount of impact due to the change. In case the amount is not ascertainable, the fact needs to be disclosed. Further, in case of change impacts the later year, the fact should be disclosed. ABC Limited has an accounting policy for non-moving inventories. The method for estimating the amount of provision was earlier based on. The entity now wants to change the estimation method for provision to be based on. This is not a change in accounting policy, as the entity is still continuing to make for the non-moving inventories. That is, in this case, provision for 16-17 would be. The company can change the method of the amount of provision to be made in case a better estimate can be made. This does not result in a change in. ABC Limited can disclose in its notes the provision is now made based on technical evaluation, and hence the amount of provision will be lower by 1 lakh. I hope you are clear on it. Hello? समझ में आया? चलो नेक्स्ट में चले जाइए. क्वेश्चन नंबर 3. Jagannath has made a rights issue of shares in 2017. In the offer document of its member, it had projected a surplus of 40 crores. What is the meaning of surplus of 40 crore? Profit. तो बोलते हैं प्रॉफिट दिखाया प्रोस्पेक्टस में कि 40 करोड़ का प्रॉफिट होगा in the for the year ended 31st March 17. The draft result for the year prepared on the hitherto followed accounting policies and presented for perusal of the board of director showed a deficit of 10 crores. The board, in consultation with the managing director, decided on the following. क्या मीनिंग है पैराग्राफ 1 का, वो समझा दो पहला.
पैराग्राफ 1 का मीनिंग समझा दो, एनी वन ऑफ यू। पैरा 1, राइट्स इशू किया है कभी 2017 में, तो क्या बोला हमने पब्लिक को, 40 करोड़ का प्रॉफिट होगा, ऐसा हमने अपना प्रोस्पेक्टस में लिखा, 40 करोड़ का प्रॉफिट होगा। लेकिन साल खत्म हो गया 31 मार्च 2017 में, और ड्राफ्ट निकाला। ड्राफ्ट सबसे पहला किसके पास जाएगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। तो वो लोग ने चेक किया, उनको लगा लॉस आ रहा है 10 करोड़, उसको लगा पब्लिक मारेगा, तो इसलिए वो लोगों ने क्या किया, मैनेजिंग डायरेक्टर के साथ डिस्कस कर रहा है और कुछ पॉलिसीज को मॉडिफाई कर रहा है, जो भी कर रहा है। अभी वो आगे पढ़ के आपको देखना है, जरा लास्ट लाइन रीड कर लो, क्या करना है, लास्ट लाइन रीड कर लो, क्या लिखा है। एज द चीफ अकाउंटेंट ऑफ द कंपनी, यू आर आस्क्ड बाय द मैनेजिंग डायरेक्टर टू ड्राफ्ट द नोट्स टू अकाउंट्स फॉर इंक्लूजन इन द एनुअल रिपोर्ट फॉर 16-17। हर एक का नोट्स टू अकाउंट लिखना है आपको, यह आपका जिम्मेदारी है। तो पहला पढ़ते हैं ट्रांजैक्शन 1, क्या डिस्कस किया बोर्ड ने एमडी के साथ। द वैल्यू ईयर एंड इन्वेंट्री एट वर्क्स कॉस्ट 50 crores instead of the hitherto method of valuation of inventory at prime cost 30 crore। बोलिए क्या समझ में आया आपको, एंड एज द अकाउंटेंट ऑफ द कंपनी आप क्या करने वाले हैं। सिर्फ एडजस्टमेंट 1 पढ़ने का, उसका जवाब देने का, 2-3 पढ़ने का जरूरत नहीं अभी, उस पर टाइम स्पेंड मत करो, कोई कनेक्शन नहीं है उसका। I can see people who have already answered raising hand because they know I will not ask. इधर टू मतलब इसके पहले, इधर टू मतलब इसके पहले जो हम करते थे। हाँ चलो, ये सेइंग सर आई विल स्टार्ट, गुड बॉय। हाँ बोलिए, पहला प्रोविजन लिखने का बेटा। हाँ, बुक से ही तो रीड करने का, इतना सरप्राइज क्यों हो रहा है। हाँ बोलो। प्रोविजन से प्रोविजन गायब कर दिया आपने, पहला प्रोविजन पूरा पढ़ो, इतना गाय क्या है आपको। हाँ चलो, प्रोविजन कट कर देते हैं, आप एप्लीकेशन में ज्यादा इंटरेस्टेड है। हाँ, प्रोविजन तुम्हारा पार्टनर पढ़ेगा बोलता है। हाँ पढ़ो, पार्टनर वो बहुत सदयावान पार्टनर है। हाँ हाँ, वो प्रोविजन वो पढ़ेगा, पार्टनर एप्लीकेशन करेगा। हाँ, AS1, A1 नहीं भाई। हाँ हाँ बोलो। डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज, फिर एप्लीकेशन हो गया। हाँ हाँ, पार्टनर उसका एप्लीकेशन कर रहा है। हाँ हाँ बोलो पार्टनर। हाँ हाँ, तो क्या होएगा। बस
सबसे पहले चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी है कि चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट है? गुड क्वेश्चन. ये पॉलिसी चेंज है कि अकाउंट एस्टिमेट चेंज है? पॉलिसी चेंज कब होता था? फीफो लीफो कर रहा है. ऐसा फीफो लीफो कर रहा है क्या? हो क्या कर रहा है? प्राइम कॉस्ट में करता था, अभी वर्क्स कॉस्ट में करने वाला है. उतना ही फर्क है. तो पॉलिसी चेंज कहां है? अपना जो वैल्यूएशन मेथड है, वैल्यूएशन का जो पॉइंट है वो चेंज किया. आपको लग रहा है नहीं नहीं प्राइम नहीं वर्क्स कॉस्ट पे होना चाहिए, तो पॉलिसी चेंज नहीं है, वो एस्टिमेट का चेंज है. अच्छा, उससे क्या होने वाला है? प्रॉफिट बढ़ जाएगा. कितना हो जाएगा? 20 करोड़. कैसा 20 करोड़? क्लोजिंग स्टॉक हैज इंक्रीज फ्रॉम 30 करोड़ टू 50 करोड़. तो 20 करोड़ स्टॉक बढ़ गया तो प्रॉफिट बढ़ गया. तो क्या फायदा होगा तुम्हारा? 20 करोड़ का प्रॉफिट बढ़ गया तो वो डेफिसिट था ना? कितने का डेफिसिट था? 10 का डेफिसिट था. अभी क्या हो जाएगा? 10 का प्रॉफिट आ जाएगा. क्लियर है? अब आंसर कैसा लिखोगे? द कंपनी हैज डिसाइडेड टू चेंज द मेथड ऑफ स्टॉक वैल्यूएशन फ्रॉम प्राइम कॉस्ट टू वर्क्स कॉस्ट. Therefore, the value of stock will increase from 30 crores to 50 crores. This will lead to increase in profit by 20 crore and increase in the closing inventory by 20 crores. Got the point? हाँ बोलो. अकाउंटिंग आपको लग रहा है बेटर मेथड है? आपको लग रहा है मेरा जो स्टॉक अभी प्राइम पे डिस्क्लोज हो रहा है उसके जगह पे वर्क्स कॉस्ट पे होना चाहिए. आपको लग रहा है जो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है वो भी रिलेवेंट है, वो भी मेरा वो स्टॉक के साथ ही वैल्यू होना चाहिए. समझ में आ रहा है? तो उनको लग रहा है कि प्राइम कॉस्ट के जगह पे वर्क्स कॉस्ट पे चेंज किया है, बस उतना ही किया ना. स्टॉक वैल्यू नहीं करता था ऐसा तो था नहीं, वैल्यू कर रहा है. एंड फीफो लीफो के साथ कोई टेम्पर नहीं किया. फीफो है तो फीफो ही रहेगा. कहां चेंज कर रहे हैं? फीफो को लीफो बनाया कि वेटेड एवरेज बनाया? नहीं बनाया. जब तक वो नहीं करते तो पॉलिसी चेंज नहीं है. मैंने आपको इसलिए बोला. यू गॉट द पॉइंट? हेलो? हाँ. नेक्स्ट देखो. प्रोवाइड डेप्रिसिएशन for the year on straight line basis on account of substantial addition in the gross block during the year instead of reducing balance method which was hitherto adopted. As a consequence, the charge for depreciation at 27 crore is lower than the amount of 45 crore which would have been provided had the old method been followed by 18 crores. What is the meaning? पहला क्या फॉलो करता था? बराबर क्वेश्चन पढ़ो यार. पहला क्या फॉलो करता था? रिड्यूसिंग बैलेंस करता था. और डेप्रिसिएशन कितना है रिड्यूसिंग बैलेंस से? 45 करोड़. और अभी वो लोग क्या बोलते हैं? हम क्या बनाएंगे? स्ट्रेट लाइन. उससे डेप्रिसिएशन कितना हो जाएगा? 27. उससे क्या होगा? डेप्रिसिएशन 18 करोड़ कम हो जाएगा. 18 करोड़ कम होएगा तो क्या होएगा? प्रॉफिट बढ़ जाएगा. कितना प्रॉफिट था अभी? 10. 18 बढ़ गया, 28 आ गया. किधर तक लेके जाएगा ये लोग? तब तक नहीं छोड़ेगा. फॉलोइंग? समझ में आ रहा है? नेक्स्ट. नॉट टू प्रोवाइड फॉर सेल आफ्टर सेल एक्सपेंसेस ड्यूरिंग वारंटी पीरियड टिल द लास्ट ईयर. प्रोविजन एट 2% ऑफ सेल्स यूज्ड टू बी मेड अंडर द concept of matching of cost against revenue and the actual expenses used to be charged against the provision. The board has now decided to account for the expenses as and when actually incurred. The sales during the year total to 600 crores. क्या मीनिंग है इसका? मीनिंग समझाओ पहला.
एनीवन मीनिंग जिसको भी टर्न नहीं मिला है? पहला कंपनी क्या करता था? प्रोविजन करता था। कितना परसेंट? किसका? क्या पर्पस के लिए? आफ्टर सेल सर्विस एंड आफ्टर सेल वारंटी के लिए। तो कितने का प्रोविजन करना पड़ता था ये साल? 600 करोड़ का 2%, मतलब 12 करोड़ का प्रोविजन करना पड़ता था। अब उन्होंने क्या डिसाइड किया है? हम प्रोविजन नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे? जैसा एक्सपेंस होगा वैसा हम चार्ज करेंगे। तो क्या होगा इससे? 12 करोड़ का प्रोविजन नहीं बनेगा तो प्रॉफिट 12 करोड़ से बढ़ जाएगा। तो क्या आएगा? 28 + 12 कितना आ जाएगा? 40 करोड़ आ गए। नहीं समझा? ध्यान है? नेक्स्ट, प्रोवाइड फॉर परमानेंट फॉल इन द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट which fall had taken place over the past 5 years, the provision being 10 crores. बोलो। बोलिए। आपको टर्न मिल गया? और कोई? मीनिंग, पहला मीनिंग समझा दो। पहला क्वेश्चन का मीनिंग लेके आओ, फिर हम डिस्कस करेंगे आगे। हाँ, शी इज सेइंग आई विल टेल। प्रोविजन बनाने का 10 करोड़ का। शी सेइंग इन्वेस्टमेंट जो लिया था उसका वैल्यू कंटिन्यूअसली गिर रहा है लास्ट 5 साल में, तो शी सेइंग 10 करोड़ का हमको प्रोविजन करना पड़ेगा। हाँ, ऑलरेडी बना के रखा है, तो आपको अभी क्या करना है? प्रोविजन नहीं चाहिए, प्रोविजन नहीं चाहिए ऐसा काम बोला है। हाँ हाँ, तो क्या करना है? मतलब व्हाट यू वांट टू डू? क्या लिखा है? प्रोवाइड फॉर, क्या लिखा है? प्रोवाइड फॉर द परमानेंट फॉल इज द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट डैश which fall had taken place over the past 5 years, the provision being 10 crores. ये लोग का इंटरप्रिटेशन है, वो बोलते 10 करोड़ से इन्वेस्टमेंट का वैल्यू लास्ट 5 साल में गिर गया है और उसका प्रोविजन ऑलरेडी किया हुआ है, तो अपने को कुछ करने का जरूरत नहीं है, ऐसे ये बोल रहे हैं। वो बोलता है प्रोविजन को कैंसिल कर दो, ऐसा उनका आंसर है। सबसे पहला प्रोविजन हुआ है कि नहीं हुआ है वो पता लगाओ। हाँ, हाउ मेनी से प्रोविजन ऑलरेडी हो चुका है एंड हाउ मेनी से प्रोविजन नहीं हुआ है? हाँ, ये कुछ बोल रहे हैं। हाँ, कौन से ईयर में? नहीं, ऑलरेडी प्रोविजन इज डन और यू हैव टू मेक अ फ्रेश प्रोविजन। My question is provision already done or fresh provision is required? That is my question. Last 30 seconds. 30 seconds you can disturb your partners. You can disturb your respective partner for 30 seconds. रीजन के साथ बोल देना है आपको।
मुझे वर्ड्स भी चाहिए, कौन सा वर्ड में क्या लिखा हुआ है. You can disturb your partners and then we'll close down. One, two people ready. हाँ फाइन, हो गया डन सोच के. हाँ ई स्टार्टिंग. वो बोला 16-17 में वो बोल रहा प्रोविजन करेगा, उसके कारण क्या होगा वो भी बोलना पड़ता ना. ये बोल रहा है 16-17 में प्रोविजन करना पड़ेगा, उससे प्रॉफिट 10 करोड़ कम हो जाएगा. लेट्स कंटिन्यू विथ हर. सेम एज अबव. हाँ चलो, ये सेइंग लेट मी कंट्रीब्यूट. वो बोलता 10 करोड़ डेबिट, 10 करोड़ क्रेडिट टू द पीएनएल, तो नो इफेक्ट. और किसको कुछ कंट्रीब्यूट करना है फटाफट क्विक. मेनी आर सरप्राइज. जर्नल एंट्री, ये जर्नल एंट्री बोल रहा है. बोलता प्रोविजन टू पीएनएल एंड ई सेइंग इन्वेस्टमेंट, पीएनएल टू इन्वेस्टमेंट, ऐसा बोल रहा है. हाँ अच्छा, how many agree with the journal entry? Only 1, 2, 3. वो कुछ पूछ रहा है कौन सा जर्नल एंट्री. एंड हाउ मेनी से पीएनएल विल बी डेबिटेड बाय 10 करोड़, मतलब प्रॉफिट गिरेगा 10 करोड़ से. कितना जन को लग रहा है प्रॉफिट गिरेगा 10 करोड़ से? एंड कितना जन को लग रहा है 10 करोड़ से प्रॉफिट बढ़ेगा? एंड कितना जन को लग रहा है प्रॉफिट सेम रहेगा? वेरी गुड, करेक्ट. हाँ, यहां पर एक मिनट, यहां पर नोट्स टू अकाउंट लिखना है ना अपने को, है ना. हाँ चलो, फ्रेम द नोट्स टू अकाउंट. क्या नोट्स टू अकाउंट लिखने वाले आप? वन चांस टू ईच पर्सन. नोट्स टू अकाउंट बोलिए, देन विल क्लोज डाउन. क्या नोट्स टू अकाउंट लिखेंगे? वो लोग को तो नोट्स टू अकाउंट ही चाहिए ना. फुल फ्रेम द नोट्स टू अकाउंट्स. वॉट एवर इज योर आंसर. जल्दी है भाई, फटाफट नोट्स टू अकाउंट फ्रेम करो. अरे अभी इतना 3 नोट्स टू अकाउंट्स कर दिया हमने. जरा गट्सी रहो यार, कम ऑन.
Nobody? क्या सेम सेम लोग ही बोल रहे हैं? चलो एनीवे लेट्स क्लोज डाउन. वर्ड पढ़िए. सबसे पहला वर्ड क्या लिखा है? प्रोवाइड. प्रोवाइड फॉर व्हाट? बराबर. प्रोवाइड मतलब ऑलरेडी प्रोवाइडेड है कि आपको प्रोवाइड करना है? करना है. नंबर 1 डैश which fall had taken place over the last 5 years, the provision being 10 crores. ये फॉल जो हुआ है कब से हो रहा है? आपने प्रोवाइड किया है कि आपको करने को बोला है? करने को बोला है. तो आपका प्रॉफिट क्या होगा? reduced by 10 crores. Profit has to reduce by 10 crores. So आप क्या लिखोगे? नोट्स टू अकाउंट में क्या लिखोगे? The company needs to provide for permanent fall in the value of investment which has taken place over the last 5 years. And the total provision required is 10 crores. This provision will reduce the profit by 10 crores. Clear on it? Clear word है ना? क्या word है? Provide करो. वैसा नहीं बोल रहा मैंने. अगर provide कर दिया होता ना तो नहीं बोलता था provide करो. समझ में आ रहा है कि आपको? चलो नेक्स्ट आगे देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 4. स्लोली. दिस इज अनदर इंपॉर्टेंट वन. थोड़ा दिमाग का काम है. फिनिश करो फटाफट. स्लोली समझ लो. मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं. पहला केस एक बार रीड कर लो. मैं एक्सप्लेन करता हूं. विल डिस्कस एंड फिनिश इट ऑफ. क्या लिखा है? XYZ कंपनी इज एंगेज्ड इन business of financial services and is undergoing tight liquidity position since most of the assets of the company are blocked in various claims petitions in a special court. The company XYZ has accepted intercorporate deposits ICDs and it is making best efforts to settle the dues. There are claims at varied rates of interest from lenders from the due date of ICDs to the date of repayment. The company has provided interest as per the terms of the contract till the due date and a note for non-provision of interest on the due date to the date of repayment was effected in the financial statement. This is the most important line. ये लाइन समझ गया पूरा स्टोरी का समरी आ जाएगा. चलो मैं आपको हेल्प कर देता हूं so that you don't now waste time. आपका थिंकिंग अगली बार करते हम. क्या बोला है लोग ने? समझो समझो आपका जो आईसीडी है वो 31 दिसंबर को ड्यू हो गया. कभी हो गया? लेकिन आपने 31 मार्च तक पेमेंट किया है कि नहीं किया है? पैसा ही नहीं है आपके पास. तो आपने क्या किया? आपने 31 दिसंबर तक का इंटरेस्ट का तो प्रोविजन कर दिया. बट आपने जो रीपेमेंट का डेट है समझो ना 31 मार्च तक आपने रीपेमेंट नहीं किया, बाकी है. तो आपने प्रोविजन फॉर इंटरेस्ट कौन सा तारीख तक किया है? बट ये तो 3 महीना आपने पेमेंट नहीं किया, उसका प्रोविजन आपने पैसा भी नहीं दिया और इंटरेस्ट का प्रोविजन भी नहीं किया और आपने नोट में डाल दिया. क्या लिखा? मैंने प्रोविजन ड्यू डेट तक किया है लेकिन रीपेमेंट जब तक किया है तब तक का इंटरेस्ट का प्रोविजन मैंने नहीं किया है. आप बोलिए सही है कि गलत है? हाँ
बिकॉज जो भी जिससे भी लोन लिया है, अगर आपने पैसा नहीं दिया है तो सामने वाला क्या बोलेगा? जब तक तू पैसा, तब तक का मुझे इंटरेस्ट देना पड़ेगा। जो कंपनी ने सही किया कि गलत किया है? बोलो। ऐसा नोट डाल देगा मैंने प्रोविजन नहीं किया तो चलेगा क्या? ऐसा हमने क्या लिखा है? mere disclosure cannot make wrong things right. उतना ही इसका इंपॉर्टेंस है, फिर भी हम आगे रीड कर लेते हैं. On account of uncertainties existing regarding determination of amount and in absence of any specific legal obligation at present as per the terms of contract, the company considers that these claims are in the nature of claim against the company, not acknowledged as debt, and the same has been disclosed by way of note in accounts instead of making provision in the profit and loss account. State whether the treatment done by the company is correct or wrong. Below, wrong. It has to make provision not only till the due date but also till the date of repayment. Just mere disclosure cannot make wrong things right. बस उतना ही है. Are we clear on it? Confusion? So दोनों आपको एंट्री पास करना पड़ेगा. ड्यू डेट तक का भी करना पड़ेगा और जब तक पेमेंट नहीं करते तब तक का भी करना पड़ेगा. क्लियर ऑन इट? हेलो? वो अमाउंट का एग्जाम्पल जस्ट आपका समझने के लिए लिखा है, एग्जाम में नहीं है वो. उस क्वेश्चन में तो एग्जाम नंबर था ही नहीं. क्लैरिटी? प्रॉपर? नेक्स्ट. 5 तो हो गया हमारा. 6 क्या बोला है? The draft results of Surya Limited presented for the year ended 31st March 2020, prepared on the hitherto followed accounting policies and presented for the perusal of Board of Directors, showed a deficit of 10 crore. The board, in consultation with Managing Director, decided to value the year-end inventory at works cost 50 crore instead of the hitherto method of valuation of inventory at प्राइम कॉस्ट 30. ये तो अभी किया ना हमने, वो तो सेम ही है. एमसीक्यूज में आ जाइए. एमसीक्यू में आ जाओ. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेजर कंसिडरेशन इन सिलेक्शन एंड एप्लीकेशन ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज? बोलो. Adoption of different accounting policies by different companies operating in the same industry affects which qualitative characteristic the most? बोलो. सब लोग अलग अलग करेंगे तो किसको फर्क पड़ेगा? कंपेयर नहीं होगा. एक बोलेगा मैं फीफो करेगा, दूसरा बोलेगा मैं वेटेड एवरेज करेगा, तो कंपैरिजन प्रॉब्लम होगा. एक बोलेगा मैं डायरेक्ट मेथड करूंगा, दूसरा इनडायरेक्ट मेथड, तो कंपैरिजन प्रॉब्लम होगा. नेक्स्ट. थर्ड. Which of the following statement would not be correct? Not correct, in relation to disclosure to be made in the financial statement after making any change in the accounting policy. कौन सा सही नहीं होगा ये आपको ढूंढना है. देख लो बराबर और बताइए कौन सा सही नहीं होगा. ऑप्शन ए, बी, सी, डी. बोलो. ऑप्शन क्यू, डी. If a change is made in accounting policy which has a material effect on financial statement for current period and is reasonably expected to have a material effect in later period, the fact of such change should be appropriately disclosed in the later period, that is a year next to the year in which the change is adopted. सही है कि गलत है? अभी हो रहा है तो अभी करना पड़ेगा ना आपको. क्लियर है? चलो फाइन. सो दैट फिनिशेस दैट. क्लियर लिया? ओके, थैंक यू, बाय बाय, सी यू. हाँ बोल बेटा.